कि लड़की से ना प्यार करके मैं किसी चुड़ैल से प्यार करता था। ये बात मेरे जब सामने आई, मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं अपना आत्महत्या कर लूं या वे मुझे जान से मार डाले। जवानी इसने मेरी खा ली, पैसा धन दौलत मुझे पूरा बर्बाद कर दे, पूरा। तो अभी अभी जो आपने सुना वो थी आपके ही बीच रहने वाले एक सब्सक्राइबर की स्टोरी जो उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। और आज आप उनकी इस भयानक स्टोरी को जानने वाले हैं कि आखिर इनके साथ क्या घटना घटित हुई थी। तो मैं हूं मिस्टर एक्स और आज की जो घटना हमारे पास आई है वो आप में से किसी के साथ भी घटित हो सकती है और ये इतनी गहराई से होती है कि आपको इसका एहसास तक नहीं होता। हमारी स्टोरी में जो विक्टिम है वो बहुत बुरी पछतावे में जी रहा है। वो भी आपके ही जैसा था कि वो इन चीजों में बिलीव नहीं करता था, लेकिन जब उसके खुद के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और आज भी उस हादसे की वजह से उसका शरीर उभर नहीं पाया है, उसके बाद तो उसको यकीन हो गया कि इस दुनिया में ऐसी अनजान ताकतें भी हमारे बीच ही घूमा करती हैं। तो जिस सब्सक्राइबर ने हमें यह स्टोरी भेजी है वो बिहार से है, लेकिन वो काम करते हैं दिल्ली के अंदर और उनका नाम है तेजपाल। इन्होंने अपनी लाइफ में एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक कर दी थी। दरअसल ये एक खूबसूरती के झांसे में फंस गए थे और इतना बुरी तरीके से फंस गए थे कि इन्हें कुछ होश भी नहीं रहा। इन्होंने अपने घर वालों से, अपने रिश्ते नातों से सबसे नाता तोड़ दिया था। लेकिन जब उस खूबसूरती का असली राज इनके सामने आया तो इनके दिल को इतना बड़ा धक्का लगा जिससे ये आज तक उबर नहीं पाए हैं। अच्छा, तो जो भी साथी पहली बार स्टोरी सुनने के लिए आए हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। तो चलिए इस स्टोरी को हम तेजपाल के पर्सपेक्टिव से ही सुनते हैं। मेरा नाम तेजपाल है और मैं बिहार से हूं, लेकिन कामकाज के लिए दिल्ली में रहता हूं। मेरी उम्र 20-22 साल है, लेकिन मुझे देखकर आप लोगों को यही लगेगा कि मैं 35-40 साल का कोई आदमी हूं। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा से ऐसा था। मैं कुछ समय पहले तक अपनी उम्र के हिसाब से ही दिखता था, लेकिन कुछ समय पहले मेरे जीवन में एक खतरनाक मोड़ आया। क्या हुआ था मेरे साथ, ये जानने के लिए आपको मेरे साथ कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा, जब इन सब की शुरुआत हुई थी। सुबह खाना खाकर काम पर जाना और फिर घर आकर अपने परिवार के साथ समय बिताना, यही मेरी दिनचर्या थी। मुझसे बड़ा मेरा एक भाई है जिसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था। वो मांगलिक है और इसी वजह से वो लगभग 27 का हो चुका है, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हो पा रही। खैर, एक दिन शाम के समय मेरी माँ ने मुझसे सब्जी लेकर आने को कहा। मैंने अपनी बाइक की चाबी उठाई और फिर मार्केट की तरफ निकल पड़ा। मैं मार्केट में सब्जी ले रहा था कि तभी उस ठेले पर एक लाल साड़ी में एक सुंदर सी लड़की भी आ खड़ी हुई। वो लड़की इतनी ज्यादा सुंदर थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। मैं सब्जी लेते हुए उसे देख ही रहा था कि तभी अचानक उसने मुझे देख लिया। जैसे ही उसने मुझे देखा, मैंने सकपकाते हुए नजरें घुमा ली। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे नजरें हटा ली और मैं दोबारा उसे देखने लगा। आंखें लंबी छोटी उसके गोल गोरे चेहरे पर काफी आकर्षक लग रही थी। कुछ देर बाद वो लड़की सब्जी लेकर जाने लगी कि तभी अचानक एक स्कूटर सवार से टकराकर वो नीचे गिर पड़ी। ये देखते ही मैं दौड़कर उसके पास पहुंचा और उसे उठाने लगा। उस स्कूटर सवार आदमी ने उस लड़की से माफी मांगी और उस लड़की ने उसे कोई बात नहीं बोलकर जाने दिया। उस लड़की के पैर में मोच आ गई थी और अब वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। मैं उस लड़की से बात करने का मौका चाहता था और ये मौका मेरे लिए किसी गोल्डन चांस से कम नहीं था। इसलिए मैंने उससे कहा, अरे आपको तो चोट आई है, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। तब उस लड़की ने अपनी चीनी से ज्यादा मीठी आवाज में कहा, अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ करते हो, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा, अरे तकलीफ कैसी, आप मुसीबत में हैं तो आपको मुझे घर तक छोड़ना चाहिए। आखिर मैं एक जिम्मेदार नागरिक जो हूं। ये सुनकर वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, चलिए ठीक है। और फिर मैंने अपनी बाइक निकाली और उस लड़की को अपने पीछे बैठाकर आगे बढ़ने लगा।
इस दौरान रास्ते में गड्ढे आने की वजह से बाइक को बार बार ब्रेक मारना पड़ रहा था और उसके कारण बार बार उस लड़की का हाथ मेरे कंधे पर आ रहा था। ऐसा होने से मेरे शरीर में एक करंट सा दौड़ रहा था, लेकिन मुझे ये अच्छा बहुत लग रहा था। मैं मन ही मन ये कामना कर रहा था कि ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, लेकिन इस सफ़र को ख़त्म होना ही था। मैं कुछ ही देर में उस लड़की के बताए रास्ते के अनुसार एक रिहायशी इलाके में पहुंचा, लेकिन वो मुझे अपने घर पर नहीं लेकर गई। उस इलाके के बाहर आकर उसने बाइक रुकवाई और कहा, बस मुझे यहीं छोड़ दो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है, मैं चली जाऊंगी। आपको लेकर वहां तक गई तो घर वाले 10 सवाल पूछेंगे। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। वो लड़की बोली, जी ज्योति। और आपका? मैंने तपाक से कहा, मैं तेजपाल, यहीं से थोड़ी दूर रहता हूं अपने परिवार के साथ, हमारा अपना घर है वहां। ये सुनकर ज्योति ने कहा, ठीक है। और फिर वो आगे की तरफ बढ़ गई और मैं वहीं खड़े खड़े तब तक उसे जाता हुआ देखता रहा जब तक कि वो मेरी आंखों से ओझल ना हो गई। खैर, उसके बाद मैं घर वापस आ गया, लेकिन घर आकर मेरी बहुत डांट पड़ी क्योंकि मैं सब्जी लाना ही भूल गया था। डांट खाकर मैं दोबारा मार्केट गया और सब्जी लेकर आया। अगले दिन मैंने अपनी माँ से कहा, माँ सब्जी ले आऊं कोई? तब माँ बोली, नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ले आई थी, और वैसे भी क्या फायदा तुझसे कुछ मंगवाने का, लेकर आने की बजाय फालतू आवारागर्दी करके आ जाता है, बस तू कुछ। ये सुनकर मैंने कहा, अरे वह कल कोई दोस्त रास्ते में मिल गया था, उस वजह से मैं भूल गया था, लेकिन आज मैं नहीं भूलूंगा, सच में आज लेकर आऊंगा, बताओ ना क्या चाहिए। तब माँ बोली, ठीक है, 1 किलो गोभी और टमाटर ले आ। ये सुनकर मैंने फौरन अपनी बाइक की चाबी उठाई और मार्केट पहुंच गया। अब यहां पर आप समझ ही गए होंगे कि मेरी इंटेंशन सब्जी लेने की तो बिल्कुल नहीं थी। मैं असल में ज्योति से मिलना चाहता था। मार्केट आकर मैं ज्योति को खोजने लगा। मेरे मन में उम्मीद थी कि शायद आज भी ज्योति सब्जी लेने आए, लेकिन मैं लगभग 1 घंटे तक वहां उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। फिर तब मैंने मन मारकर 1 किलो गोभी और टमाटर लिए और बाइक स्टार्ट करने के लिए जैसे जैसे ही चाबी लगाई, मुझे सामने से ज्योति आती दिखाई दी। उसे देखकर मेरी बाँछें खिल गईं और फिर जिस ठेले पर वो सब्जी लेने गई, मैं भी दौड़कर वहां आकर सब्जी लेते हुए उसे देखने लगा। जब ज्योति ने काफी समय तक भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, तब मैं सामने से बोला, अरे ज्योति जी, अब आपका पैर कैसा है? ज्योति बोली, बस ठीक ही है, लेकिन आराम करने का टाइम नहीं है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अगर मैं आराम करने बैठी तो घर के लिए सब्जी तरकारी कौन लेगा, और फिर भूखा तो रहा नहीं जा सकता ना। ये सुनकर मैंने तपाक से कहा, अरे आपके पैर में लगी है, आपको आराम करना चाहिए। एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर रखिए, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे फोन कर देना, मैं ले आऊंगा। ये सुनकर ज्योति हल्के से मुस्कुरा दी। अब यहां पर अंदर ही अंदर मेरा दिल खुशी से झूम रहा था, क्योंकि ज्योति ने मना नहीं किया था। शायद उसके मन में भी मेरी ही तरह कुछ कुछ हो रहा हो। खैर, सब्जी लेने के बाद मैंने ज्योति से दोबारा पूछा, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूं। इस पर ज्योति ने हामी भर दी और अब मैं दोबारा से उसे अपनी बाइक से घर छोड़ने जाने लगा। कुछ देर खामोश रहने के बाद ज्योति बोली, वैसे आपने अपना नंबर नहीं दिया, अगर मुझे कुछ मंगवाना होगा तो कैसे मंगवाऊंगी? ये सुनकर मैंने एकदम से बाइक रोकी और फिर पीछे मुड़कर एक नज़र उसे देखा। फिर अगले ही पल मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दिया। मेरा दिल अंदर ही अंदर गुलाटी खा रहा था और मैं ज्योति के साथ अपने भविष्य के सपने देखने लगा। कुछ ही देर में ज्योति का घर आ गया और वो मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। मैं उसे जाता देखता रहा। जब वो वहां से चली गई, तब मैं जैसे ही अपनी बाइक स्टार्ट करने जा रहा था, उसी समय एक 45-50 साल का आदमी अचानक से मेरे सामने आया और बोला, तू इस लड़की के चक्कर में है ना? ये सुनकर मुझे काफी गुस्सा आया, क्योंकि आखिर यह होता कौन है मेरे प्राइवेट मामले में दखल देने वाला। इसलिए मैंने उससे हल्के गुस्से से कहा, आपको इससे क्या,
और आप हो कौन? ये सुनकर वो आदमी धीमी आवाज में बोला, देखो, मैं जो कोई भी हूं, तुम्हारा भला चाहता हूं, इसलिए मैं यही चाहूंगा कि इस लड़की को भूल जाओ और इसके पास भी कभी मत भटकना। ये लड़की सही नहीं है। यह सुनकर मुझे पहले से काफी ज्यादा तेज गुस्सा आता है, क्योंकि मैं ज्योति के साथ अपने सुनहरे भविष्य के काफी सपने देख चुका था और ऐसे में यह आदमी मुझे परेशान कर रहा था। इसलिए मैंने उससे कहा, अपने काम से काम रखो, समझे? बोलकर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और फिर तेजी से वहां से चला गया। मुझे काफी तेज गुस्सा आ रहा था और यह गुस्सा जिंदगी में पहली बार था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं मेरे अंदर जो परिवर्तन महसूस कर रहा था वह इससे पहले मैंने कभी महसूस नहीं किए। उस समय मुझे यही लगा कि शायद मेरी जिंदगी में अब तक कोई लड़की नहीं आई है, इसीलिए मुझे अब तक इसका एहसास नहीं था। लेकिन असल बात कुछ और ही थी। खैर, उसी रात को जब मैं खाना खाकर लेटकर अपना मोबाइल चला रहा था, इस दौरान मेरे मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। हेलो, कैसे हो? देर रात किसी अनजान नंबर से मैसेज देखकर पहले तो मुझे लगा कि शायद किसी ने गलती से भेज दिया होगा, इसलिए मैंने इसे इग्नोर किया और अपने कामों में लगा रहा। लेकिन फिर 5 से 10 मिनट बाद दोबारा से उस नंबर से मैसेज आया और उसमें लिखा था, तेजपाल, सो रहे हो क्या? मैं ज्योति। क्या हम कल कहीं बाहर मूवी देखने चल सकते हैं? ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई और मैंने झट से हाँ कर दिया। अगले दिन मैं काफी तैयार होकर अपनी नई वाली शर्ट पहनकर तैयार हुआ और मैंने खूब सारा परफ्यूम भी लगा लिया। यहां मेरी योजना तो यही थी कि मैं काम का बोलकर निकल जाऊंगा और पूरे दिन ज्योति के साथ बिताऊंगा। लेकिन मैं जो इतना तैयार हो रहा था, इस वजह से मेरी मां को मेरे ऊपर शक हुआ कि हो ना हो मैं किसी लड़की से मिलने ही जा रहा हूं। उनका शक करना जायज भी था, क्योंकि जो लड़का कैसे भी काम पर चला जाता था, वो ऐसे नए कपड़े पहनकर इतना ज्यादा परफ्यूम लगाकर जाएगा तो शक तो होगा ही। खैर, मैंने उनसे बहाना बनाया कि कपड़े पड़े पड़े खराब हो रहे थे और गर्मी की वजह से पसीना आता है, इसलिए परफ्यूम लगा रहा हूं। ये बोलकर मैं निकल गया। यहां मेरी मां ने मेरे पापा को ये बात बताई, लेकिन मेरे पापा ने इसे जस्ट इग्नोर ही किया। खैर, मैं टाइम से पहले थिएटर आ गया और मूवी की टिकट बुक कर ली और फिर अब मैं ज्योति के आने का इंतजार करने लगा। मैं उसे मिलने के लिए इतना ज्यादा आतुर था कि मैंने ढंग से खाना भी नहीं खाया था। मैं बस जल्दी जल्दी उसके साथ समय बिताने के चक्कर में था। खैर, थोड़ी देर बाद ज्योति आई और हम दोनों मूवी देखने लगे। मूवी देखते देखते उसने मेरे कंधे पर अपना सिर रखा, जिससे मेरी पूरी बॉडी में करंट सा दौड़ गया और फिर मैंने भी अपना सिर ज्योति के सिर से लगाया और आंखें बंद करके इस पल में कहीं खो सा गया। मूवी खत्म होने के बाद हम दोनों ने बाहर खाना खाया और फिर इसी दौरान ज्योति ने एक टिफिन मुझे दिया। मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें बेसन के लड्डू थे। वो लड्डू देते हुए ज्योति मुस्कुराते हुए बोली, ये लड्डू मैंने खास तुम्हारे लिए बनाए हैं, खाकर बताओ ना कि कैसा बना है। ये सुनकर मैंने लड्डू खाया। वो लड्डू सच में बहुत टेस्टी था। उसका टेस्ट कुछ अलग ही था। वो लड्डू खाकर मैंने उसकी बहुत तारीफें की और फिर हम दोनों ऐसे ही शाम तक बाहर घूमते रहे। शाम होते ही मैंने उसे उसके घर छोड़ा और फिर मैं भी अपने घर वापस आ गया। ज्योति और मैं काफी सट कर बैठे थे, इसी कारण उसके परफ्यूम की खुशबू मेरे कपड़ों में से भी आ रही थी। मेरी मां ने ये पकड़ लिया और मुझसे सवाल जवाब करने लगी। तब मैंने उन्हें बोल दिया कि हम दोस्त आपस में गले लगे थे और ये उसी के परफ्यूम की खुशबू है। अब इसके आगे वो कुछ ना बोल सकी, क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत जो नहीं था। खैर, मैंने खाना खाया और फिर रात में दोबारा से हम दोनों बातें करने लगे। अगले दिन सुबह काम पर जाने के समय ज्योति ने मुझे उससे मिलते हुए जाने के लिए कहा। सच तो ये था कि मैं खुद भी उससे मिलने के लिए मरा जा रहा था, इसलिए अगले दिन कूदकर उससे मिलने पहुंचा। वहां आकर ज्योति ने मेरे हाथ में टिफिन दिया और कहा, बाहर का मत खाना वरना तबीयत खराब हो जाएगी। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सच में ज्योति मुझसे कितना प्यार करती थी, जो मेरे लिए टिफिन बनाकर ले आई। मैंने वो टिफिन लिया
और उसे बाएं बोलकर काम पर आ गया। लंच टाइम में मैंने ज्योति का दिया हुआ खाना खाया और पता नहीं वो खाना खाकर मुझे क्या हुआ, जो मेरा सिर थोड़ा सा घूमने लगा। मैंने थोड़ी देर आराम किया और कुछ देर बाद जब मेरी तबीयत थोड़ी सही लगने लगी तो छुट्टी लेकर घर आ गया। मैंने शाम तक थोड़ा आराम किया और फिर शाम के समय मुझे ज्योति का फ़ोन आया और वो मुझे मिलने के लिए मार्केट बुलाने लगी। पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से उस समय इतनी एनर्जी आ गई कि मैंने फ़ौरन अपनी बाइक की चाबी उठाई और बाहर की तरफ जाने लगा। ये देखकर मेरी माँ मुझे रोकते हुए बोली, अरे कहाँ जा रहा है, तू घर पर रहकर आराम कर। तब मैंने बहाना बनाकर कहा, बस माँ थोड़ी कमज़ोरी लग रही थी, इसलिए सोचा अनार का जूस पी आऊं। अब माँ कुछ बोलती उससे पहले ही मैं तेज़ी से वहाँ से निकल गया। मैं बाइक लेकर सीधा मार्केट पहुंचा और ज्योति से मिला। वो भी सब्जी लेने का बोलकर ही घर से निकली थी और फिर हम लोग सब्जी लेकर गोलगप्पे खाने लगे। तब बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया कि आज काम पर मेरी तबीयत खराब हो गई थी। ये सुनकर ज्योति को मेरी काफ़ी चिंता हुई और उसने अपने बाजू में से एक ताबीज़ निकालकर मेरे बाजू में बांध दिया और बोली, मैं एक ताबीज़ और बनवा दूंगी तुम्हारे लिए, इसलिए तब तक यही पहन लो। मुझे लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया होगा। इस पर मैं कुछ न बोला, लेकिन मुझे ज्योति पर बड़ा प्यार आ रहा था उस वक्त कि कैसे उसने अपना ताबीज़ मुझे दे दिया। खैर, थोड़ी देर बात करके मैंने उसे उसके घर के पास छोड़ा। यहाँ जैसे ही ज्योति बाइक से उतरी, वही आदमी वहां आया और ज्योति से गुस्से में बोला, अब तूने इसे फंसा लिया। ये सुनकर मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया और मैंने उसका गिरेबान पकड़कर उसे उठा लिया। यहाँ एक बात बड़ी अजीब थी और वो ये कि ये आदमी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, क्योंकि मैं खुद भी कोई पहलवान नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उसे बड़े आराम से उठा लिया था। तब ज्योति ने उसे मुझसे छुड़वाया और कहा, क्या कर रहे हो, ये मर जाएगा, छोड़ो इसे। ये सुनकर मैंने उसे छोड़ा और फिर गुस्से में उससे कहा, देखा तूने, तू इसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था ना, और अब देख इसी ने तुझे मुझसे बचाया। तुझे तो इस देवी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये सुनकर उस आदमी ने एक नज़र मुझे और ज्योति को घूरा और फिर वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद ज्योति बोली, अब तुम भी जाओ, वैसे भी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। इसके बाद ज्योति वहां से चली गई और मैं भी वापस घर आ गया। मैं घर आ तो गया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा घर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। यहाँ का वातावरण कुछ अलग ही था। नॉर्मल दिनों के हिसाब से यहाँ आज ठंडक भी ज़्यादा थी, जबकि वो गर्मियों के दिन थे। उस समय मुझे यही लगा था कि मेरी तबीयत खराब होने के कारण मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन असल वजह तो कुछ और ही थी। मैं रात का खाना खाकर थोड़ी देर ज्योति से बात कर सो गया, लेकिन जैसे ही मुझे नींद आई, मुझे सोए हुए कुछ देर ही हुई होगी कि मुझे किसी की खुसूर फुसूर की आवाज़ आने लगी। उस कमरे में मैं बिल्कुल अकेला था, इसलिए ऐसा होना संभव नहीं था। पहले तो मुझे लगा कि कोई चूहा होगा, इसलिए मैं इसे नज़रअंदाज कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन अगले ही पल वह आवाज़ बिल्कुल मेरे पास से आई। वह आवाज़ सुनकर मैं एकदम से उठ बैठा। मैंने आसपास नज़र घुमाई, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। मैं दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार मुझे दोबारा से वही खुसूर फुसूर की आवाज़ आई और इस बार वो आवाज़ मुझे बिल्कुल पास से सुनाई दे रही थी। वो खुसूर फुसूर ऐसी थी जैसे कि कोई लड़की अजीब तरह के मंत्रों का जाप कर रही हो। वो आवाज़ सुनकर मैं घबराते उठ बैठा। मैंने कमरे की लाइट जलाई और फिर कमरे में देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था और मुझे पूरा यकीन था कि यह मेरा वहम नहीं है, वह सब सच में हुआ था। खैर, मैंने अपना हेडफोन निकाला और फिर गाने सुनते हुए सोने की कोशिश करने लगा। मुझे कुछ देर ही गाने सुनते हुए होंगे कि तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई भारी सी चीज़ मेरे ऊपर पड़ी है। इन सब से मैं घबराते हुए उठ बैठा और आसपास देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तब मैं लाइट जलाकर ही बिस्तर पर लेट गया और अब मैंने आंखें बंद नहीं की थी ताकि मैं ये देख सकूं कि मुझे ये खुली आंखों से भी महसूस होता है या नहीं।
कुछ देर बाद मेरे सीने पर मैंने वही दबाव महसूस किया, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। इन सब से मैं काफी ज्यादा घबरा गया और अब मैं डर के मारे पसीना पसीना हो रहा था। वो दबाव मुझे थोड़ी देर तक महसूस हुआ और फिर मैंने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल मेरी मुसीबत पहले से ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब मुझे सांस लेने में थोड़ी कठिनाई होने लगी थी। मैं उठ बैठा और तेजी से सांसें लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब भी सब वैसा ही था। पता नहीं वहां क्या हो रहा था, या फिर ये सब मेरी खराब तबीयत का असर था जो मुझे इस तरह की परेशानी हो रही थी। उस समय मुझे ऐसा लगा जैसे कि आज दम घुट कर मैं मर ही जाऊंगा। यही सब सोचते सोचते मेरी आंखों के आगे मेरे परिवार और ज्योति का चेहरा घूमने लगा। मैंने ज्योति के साथ अपने सुनहरे भविष्य के काफी सपने देख लिए थे और अब मैं मरना नहीं चाहता था। मुझे लगा कि हो ना हो इस कमरे में मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं तेजी से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगा। लेकिन ठीक इसी दौरान मेरी सांसें वापस सामान्य होने लगीं। इन सब से मैं काफी ज्यादा हैरान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अब इससे पहले कि मैं ज्यादा कुछ समझ पाता, मेरी आंखें भारी होने लगीं और अब मुझे ज्यादा कुछ सूझ नहीं रहा था। इसलिए मैं चुपचाप आकर अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं बिस्तर पर जो लेटा, उसके बाद तो मेरी नींद सुबह ही खुली और नींद खुलते ही मेरे शरीर में एक तेज दर्द का एहसास मुझे हुआ। मैंने जैसे तैसे वो दर्द सहन किया और फिर पैसे लेकर बाहर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने पाया कि मुझे काफी तेज बुखार है, जिसकी वजह से मेरा शरीर बुरी तरह से टूट रहा था। मैं दवा लेकर घर आ गया और आज छुट्टी लेकर घर पर ही आराम करने लगा। दोपहर को मेरी ज्योति से फोन पर थोड़ी बात हुई और शाम तक दवा वगैरह लेकर मैं पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गया। उस समय मुझे यही लगा कि शायद ये ज्योति के प्यार का ही असर है। खैर, शाम को थोड़ा अच्छा महसूस करने पर मैंने अपनी बाइक निकाली और फिर मैं ज्योति से मिलने पहुंच गया। हम दोनों ने थोड़ा समय साथ में बिताया और इस समय ज्योति मेरे लिए हलवा बनाकर लाई थी। मैंने वह हलवा खाया और फिर थोड़ी देर साथ में टहलने के बाद मैं ज्योति को उसके घर छोड़कर वापस अपने घर आ गया। आज रात दवाई खाकर मैं आराम करने लगा और उस दवा के असर की वजह से मुझे जल्दी नींद आ गई और सुबह तक मैं पूरी तरह से ठीक हो गया और अब मैं काम पर जाने के तैयार होने लगा। तब मेरी माँ बोली, बेटा, तेरी तबीयत कल सही नहीं थी, इसलिए तू आज भी छुट्टी लेकर आराम कर। मैंने कहा, मैं कल तक बीमार था माँ, लेकिन आज बिल्कुल ठीक हूँ। अब काम का नुकसान करने का कोई फायदा नहीं है और अगर मुझे दोबारा कोई तकलीफ हुई तो मैं घर आ जाऊंगा। इसके आगे मेरी माँ कुछ ना बोली और फिर मैं खाना खाकर वहां से निकल गया। काम पर जाने से पहले मैं ज्योति से मिला। उसने मुझे आज भी एक टिफिन दिया। मैंने वो टिफिन लिया और फिर मैं काम पर वापस आ गया। लंच टाइम में मैंने ज्योति का बनाया हुआ लंच खाया। खाना खाने के थोड़ी देर बाद मेरे सिर में थोड़ा दर्द जरूर हुआ, लेकिन कुछ ही देर में वो ठीक भी हो गया, इसलिए ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं थी। खैर, अब यह सब रोज होने लगा था। रोज ज्योति मुझे टिफिन बनाकर देती और मैं उसे खाता। इन सब को 15 दिन ही हुए होंगे कि एक दिन मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था, वहां का एक लड़का मेरे पास आया और बोला, भैया, आपके साथ वो लड़की कौन थी? ये सुनकर मेरे चेहरे पर हल्की सी शर्म आ गई और फिर अगले ही पल मैंने अपनी भावनाओं को काबू में करते हुए कहा, वो तो बस मेरी दोस्त है। ये सुनकर वो लड़का शरारती अंदाज में बोला, अच्छा भैया, दोस्त बाइक पर ऐसे चिपक कर बैठती है क्या? अरे बताइए ना भैया, भाभी का नाम क्या है? हम किसी को नहीं बताएंगे। मैंने आसपास देखा और फिर धीरे से कहा, ज्योति। वो लड़का बोला, आपके घर वालों को उनके बारे में पता है? मैंने कहा, अभी नहीं, अभी मेरे बड़े भाई की शादी की बात चल रही है। कल परसों लड़की वाले आने वाले हैं। एक बार उनकी बात पक्की हो जाए तब मैं अपनी बात करूंगा। ये सब सुनकर वो लड़का काफी उत्साहित लग रहा था, क्योंकि उसने शुरू से मुझे देखा था। मैं ज्यादा लड़कियों से बात नहीं करता था और अब मेरे बारे में सुनकर उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। खैर, कुछ दिन बाद लड़की वाले हमारे घर आए। हमारा घर और भैया को देखकर वो इस रिश्ते के लिए मान गए। हम लोग इससे काफी खुश थे, क्योंकि हम लड़की देख आए थे
और अब लड़की वालों की भी सहमति थी। मैं मेरे भाई की टांग खिंचाई कर रहा था। इसी दौरान लड़की के पिता ने मेरे पिताजी से न जाने क्या बोला कि उनके चेहरे पर दुगनी खुशी दिखने लगी थी। कुछ देर बाद लड़की वाले तो चले गए। अब मेरे पिता ने हम सभी को बुलाया और कहा, मुझे एक बहुत ही खुशी की बात तुम सबसे करनी है। हम सारे हैरानी से पापा की तरफ देखने लगे। तभी पिताजी बोले, अरे जो लड़की वाले आए थे ना, उनके 2 लड़कियां हैं। बड़ी बेटी रमा के लिए तो हमारे बेटे महेंद्र की बात पक्की हो गई है और अब उनकी छोटी बेटी पूजा के लिए हमारे तेजपाल की भी बात हो गई। ये सुनकर मेरे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वहीं मेरी मां बोली, चलो अच्छा है कि दोनों लड़कों की बात एक ही घर में पक्की हो गई, वरना कहीं अलग अलग घर से बहुएं आती तो आंगन में दीवार खड़ी कर देती। अब दोनों बहुएं मिलजुल कर रहेंगी और हमारे तेजपाल का ब्याह भी अभी हो जाएगा तो खर्चा भी कम होगा। ये सुनकर मुझसे रहा न गया और मैं बोल पड़ा, मां, पिताजी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं किसी और से प्यार करता हूं। ये सुनकर मेरे पिताजी को काफी गुस्सा आया और वो बोले, मैं तुझसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं। मैं लड़की वालों को जुबान दे चुका हूं और अब तू उस लड़की को भूल जा। मैंने साफ साफ कह दिया, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं और शादी भी उसी से करूंगा, चाहे जो हो जाए। पिताजी बोले, अरे वो लड़की जाने कौन है, कैसी है, किस जात है, ये सब जाने बिना तेरी शादी उससे कैसे करवा देंगे भला। और यहाँ लड़की वाले इतना अच्छा खासा दहेज दे रहे हैं और लड़की भी इतनी अच्छी है, तू उसे छोड़कर न जाने किस लड़की को हमारे खानदान की बहू बनाएगा। देख ले, तेरी शादी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। ये बोलकर पिताजी अपने कमरे में चले गए। वहीं मैं भी बाइक लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर मैंने ज्योति को फोन लगाया। पहले तो उसने मेरा फोन काटा, लेकिन फिर 5-7 मिनट बाद उसने मुझे कॉल किया और कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे फोन मत किया करो, मैं सामने से तुम्हें खुद फोन करूंगी। अभी घर वालों को पता चल जाता तो। मैंने कहा, अब तो पता चलने ही दो ज्योति, क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं और तुम तो अच्छे से जानती हो कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं और शादी भी तुमसे ही करूंगा। इसलिए मैं आज ही तुम्हारे घर वालों से मिलना चाहता हूं। ये सुनकर ज्योति कुछ समय तो शांत रही, फिर वह बोली, तुम अभी मुझसे मिलो, हम इस बारे में मिलकर बात करते हैं। उसके बाद मैं ज्योति से मिलने उसकी बताई जगह पर पहुंच गया। वहां जाकर मैंने उसे काफी समझाया कि वो मुझे अपने घर वालों से मिलवाए, लेकिन वो पता नहीं क्यों मिलवाना ही नहीं चाहती थी। अब मैं ज्यादा कुछ बोलता उससे पहले ज्योति मेरी आंखों में देखते हुए बोली, कोई फिक्र की बात नहीं है तेजपाल, तुम्हें अगर शादी नहीं करनी है तो मना कर दो, और अगर वो लोग ना माने तो आत्महत्या की धमकी दो। समझ गए? पता नहीं उसकी बातों में क्या सम्मोहन था कि मैं ना चाहते हुए भी उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया। उसके बाद मैंने उसे घर छोड़ा और फिर अपने घर वापस आकर अपने कमरे में सो गया। शाम के 7-8 बजे के आसपास मेरे पिताजी की आवाज से मेरी नींद खुली। वो चिल्लाते हुए बोले, तेजपाल, बाहर आ जल्दी। पिताजी इतने गुस्से में मुझे बुला रहे थे तो मुझे यही लगा कि हो ना हो ये शादी की बात करने के लिए बुला रहे थे, लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि उनसे क्या कहना है। अगर वह मुझ पर ज्यादा दबाव बनाएंगे तो मैं उन्हें आत्महत्या की धमकी दूंगा। ये मन ही मन सोचकर मैं कमरे से बाहर आया। बाहर आकर मैंने पाया कि मेरी माँ, पिताजी और बड़ा भाई बाहर आंगन में ही खड़े थे। मुझे वो लोग अजीब तरह से देखने लगे। तब कुछ देर बाद मेरी माँ रोते हुए मेरे पास आई और बोली, बेटा, वो लड़की सही नहीं है, तू उसे भूल जा। ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि मैं ज्योति के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता था। इसलिए मैंने अपनी मां को अपने से दूर हटाया और कहा, आप लोगों को बस अपनी खुशियों की पड़ी है, लेकिन मेरी खुशियों का क्या? अगर मैं किसी लड़की से प्यार करता हूं और उससे ही शादी करना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? मैं औलाद ना होकर पता नहीं क्या हो गया जो कमाकर भी दो और अपनी पसंद नापसंद भी जाहिर ना करो। ये सुनकर मेरी मां जोर जोर से रोने लगी।
वहीं मेरे पिताजी ने मुझे एक थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुझे क्या लगता है कि हम तेरा बुरा चाहेंगे? और एक बार अपनी उस माशूका की करामात तो सुन ले, फिर बोलना ये सब सुनकर मैं हैरान रह गया कि आखिर ये लोग ज्योति के बारे में ऐसा क्या बताने वाले हैं। फिर अगले ही पल मेरे भाई महेंद्र ने बोलना शुरू किया, देख तेजपाल, जब तू बाहर गया था तब मैंने तेरा पीछा किया था। फिर जब तू उस लड़की को छोड़ने गया था तब उस इलाके में मैंने उस लड़की के बारे में पूछताछ की। तब मुझे पता चला कि न सिर्फ वो लड़की शादीशुदा है बल्कि उसके 8 और 10 साल के 2 बच्चे भी हैं और उसका पति मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। ये सुनना मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। मेरे घुटनों की शक्ति मुझे कम होती हुई महसूस हुई और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैं अपने पैरों पर खड़ा ना रह सका और अगले ही पल जहां खड़ा था वहीं बैठ गया। तब मेरी मां ने मुझे संभाला। मैं अपने होश लगभग खो चुका था। आप लोग समझ ही सकते हैं कि जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता था उसके इस धोखे ने मुझे अंदर ही अंदर बुरी तरह से तोड़ दिया था। कुछ देर बाद मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर मेरे मन में एक छोटी सी उम्मीद जगी कि हो सकता है कि मेरे घर वाले ज्योति से मेरा रिश्ता खत्म करने के लिए ये झूठ बोल रहे हों। इसलिए मैंने किसी तरह से कहा, क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? तुम लोग मेरा उसके साथ रिश्ता तोड़ने के लिए ये झूठी बातें बोल रहे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ये सुनकर मेरे पिताजी ने मुझे एक और थप्पड़ मारा और कहा, अगर वो लड़की सही होती तब तो हम सोचते भी, लेकिन 2 बच्चों की मां को हम इस घर की बहू कभी नहीं बनने देंगे। आखिर बिरादरी में हमारी भी कोई इज्जत है। मैं चीखते हुए बोला, और इसी इज्जत को बचाने के लिए मेरी बलि चढ़ा रहे हो। मैं ये मान ही नहीं सकता ज्योति मुझे धोखा दे सकती है। और ये बोलकर मैं जाने लगा। तभी महेंद्र बोला, ठीक है, तुझे हमारी बात का यकीन नहीं करना तो ना सही, खुद अपनी आंखों से ही देख लेगा, तब तो यकीन होगा तुझे। कल सुबह 8 बजे तैयार रहना और हाँ, इस बारे में उस लड़की को मत बताना वरना वो आगाह हो जाएगी। ये सुनकर मैं बिना कुछ बोले अपने कमरे में आ गया। उस रात हमारे घर में इतना तनावपूर्ण माहौल था कि किसी ने खाना तक नहीं खाया। हालांकि मां ने खाना बना दिया था, लेकिन इस माहौल में किसका ही मन खाना खाने के लिए करेगा। खैर, मैंने ज्योति से थोड़ी देर बात की और फिर सोने का बोलकर फोन रख दिया। मैंने फोन रखने का बोल तो दिया था, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। मैं पूरी रात करवट बदलता रहा और सुबह होने का इंतजार करता रहा। सुबह 7 बजे के आसपास मैं अपने भाई के साथ उस इलाके में गया जहां ज्योति रहती थी। वहां आकर हम दोनों एक चाय की दुकान पर आकर बैठ गए और अब हम चाय पीते हुए ज्योति का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद ज्योति 2 बच्चे जिन्होंने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी उन्हें लेकर आगे बढ़ने लगी। ये देखकर मेरा मन बैठा जा रहा था। तभी मेरे भाई ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फिर हम दोनों तेजी से ज्योति की तरफ बढ़ने लगे। ज्योति के पास आकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे वहां देखकर वो सक पका गई। वहीं उनमें से एक बच्चा बोला, ये अंकल कौन है मम्मी? ये सुनकर कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब ज्योति कुछ बोलती उससे पहले ही मैं वहां से तेजी से चला गया। मेरे जाते ही ज्योति की नजर मेरे भाई से टकराई। ऐसा होते ही ज्योति मेरे भाई को गुस्से में घूरने लगी। यह देखकर महेंद्र थोड़ा घबरा गया और फिर तेजी से मेरे पीछे आने लगा। मैं बुरी तरह से टूट चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मेरी आंखों के सामने वो सारे लम्हे नाचने लगे जो मैंने ज्योति के साथ बिताए थे। मेरे सारे सपने एक ही झटके में टूट चुके थे। उस समय मुझे यही लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगा। मैं महेंद्र के साथ वहां से जा ही रहा था कि तभी मुझे ज्योति का फोन आया। मैं फोन उठाता उससे पहले महेंद्र ने मेरे हाथ से फोन छीन लिया और कहा, ये तुझे फिर से अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेगी, इसलिए अब तू इससे कोई बात नहीं करेगा। अब घर चल। इसके बाद मैं अपने भाई के साथ वापस घर आ गया। उस समय मेरी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, इसलिए जैसा सब कह रहे थे मैं वैसा कर रहा था। मेरा जीवन मुझे अब बोझ लगने लगा था। मैं ज्योति का ये धोखा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
इसी दौरान मेरे माता पिता मेरी शादी पूजा से तय करके आगे की तैयारियां करने लगे। उनके मन में अब यही था कि कैसे भी करके मेरी शादी अब जल्द से जल्द हो जाए, और इसके लिए उन्होंने 1 महीने के अंदर ही हम दोनों भाइयों की शादी करने का सोचा। अब तक मैं वापस काम पर आने जाने लगा था ताकि इन सब से मेरा मन थोड़ा अलग हो, लेकिन ज्योति की याद मेरे दिलों दिमाग से इस कदर जुड़ चुकी थी कि मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रहा था। इन सब के कुछ दिन बाद मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। जब मैंने फोन उठाया तो वो फोन ज्योति का था। उसकी आवाज सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे कि आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम दोनों एकदम शांत बने रहे। फिर अगले ही पल मैंने अपने दिल की सारी भड़ास उस पर निकाल दी। अब क्यों फोन किया है तुमने? मेरी लाइफ इतनी खराब करके भी तुम्हारा जी नहीं भरा जो अब दोबारा मेरी लाइफ में जहर घोलने आ गई। मेरी बात सुनकर वो एकदम शांत बनी रही। उसके बाद अगले ही पल न जाने मुझे क्या हुआ जो मेरा सारा गुस्सा छू हो गया। मैं रोने लगा। तभी ज्योति बोली, मेरी बात ध्यान से सुनो और अभी के अभी मुझसे मिलने आओ। पता नहीं उसकी बातों में किस तरह का जादू था जो मैं उसे मना नहीं कर पाया, और फिर उस दिन मैं काम पर से छुट्टी लेकर उससे मिलने पहुंच गया। उसे देखते ही मेरे अंदर भावनाओं का ज्वालामुखी फूट पड़ा। मैं अपने आप को संभाल ना सका और कसकर उसे गले लगा लिया। फिर अगले ही पल ज्योति ने मुझे खुद से दूर किया और कहा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। तुमसे प्यार करने लगी थी, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे बताती कि मैं शादीशुदा हूं और मेरे 2 बच्चे भी हैं। सच कहूं तो मैं ये शादी कभी करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती। जिस उम्र में मेरी शादी हुई थी उस समय मुझे इस बारे में खुद नहीं पता था। मेरे पति रोहित पांडे की शादी हो नहीं रही थी। इसका कारण था कि ना ही उनके पास ज्यादा पैसा था और ना ही वो कोई ढंग का कामकाज करते थे। ऊपर से वो दिखने में भी कुछ खास नहीं थे। जवानी में तो उनके घर वालों ने अच्छे दहेज के चक्कर में उनकी शादी होने नहीं दी, और जब वो 40 के होने को आए तो कोई भी उन्हें लड़की देने को तैयार नहीं था। अब तो इन्होंने अपनी दहेज की मांग को भी बंद कर दिया था, लेकिन इनको लड़की कम उम्र की और सुंदर सुशील चाहिए थी। और जब कहीं भी इनकी शादी नहीं हुई तो ये बंगाल आए। बंगाल में कई गांव ऐसे हैं जहां से लोग गरीब घर से लड़कियां खरीदकर शादी करते हैं। वही मेरे साथ भी हुआ। मैं बंगाल के एक गरीब घर की लड़की थी। हमारे घर में 2 समय का खाना भी बड़ी मुश्किल से जुट पाता था। ऊपर से हम 7 भाई बहन और उनमें सबसे बड़ी मैं थी। मैं सुंदर और सुशील तो थी, लेकिन गरीब लड़की की शादी सिर्फ इससे नहीं होती। खैर, मैं 15 की थी जब मेरी शादी रोहित से करवा दी गई, या यूं कहें कि मुझे 50,000 रुपए में उसे बेच दिया गया। मैं क्या करती जब मेरे सगे माँ बाप मुझे बेचने को तैयार थे। इसलिए मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया। उनके साथ मैं यहाँ आकर रहने लगी। इन लोगों ने अपने अरमान तो पूरे कर लिए, लेकिन मेरे अरमान मेरे सीने में ही दब कर रह गए। कुछ सालों में मैंने 2 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन इससे मेरी मुसीबत और बढ़ गई। मेरे पति इतना अच्छा नहीं कमाते थे कि जिसमें हमारा परिवार सुख से रह पाए। इसलिए मैं भी फैक्ट्री में काम पर लग गई। अपने बच्चों और परिवार में उलझे रहने के कारण मैं भूल ही गई थी कि मेरे भी कुछ अरमान थे, और जब तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने तुमसे ये बात छिपाई। इसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर दो। ये सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि इन सब में ज्योति की क्या गलती थी। उसे भी तो प्यार करने का हक था। इसीलिए मैंने कहा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और ऐसे ही पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इस पर ज्योति को काफी खुशी हुई और मुझे भी, क्योंकि भले ही ज्योति ने ये बात पहले मुझसे छिपाई थी, लेकिन अब तो उसने मुझे अपना पूरा सच बता दिया था। इसलिए हम दोनों दोबारा से एक दूसरे के साथ रिश्ते में आ गए। वहीं दूसरी तरफ पूजा के घर वाले मेरे पिताजी से शादी की बात करने आए। इस दौरान मैंने उनसे सीधे बात करने का फैसला किया, क्योंकि मैं ज्योति से ही प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। मैंने उनसे साफ साफ कह दिया
कि मैं किसी और से प्यार करता हूं और उसी से शादी करूंगा, चाहे कुछ हो जाए। इसलिए मैं अभी के अभी इस रिश्ते को तोड़ रहा हूं। ये सब मेरे परिवार और पूजा के घर वालों के लिए किसी झटके से कम नहीं था, क्योंकि शादी की आधी से ज्यादा तैयारियां हो चुकी थी और अब मैं ऐसे मना कर रहा था। सब ने मुझे काफी समझाया, लेकिन मैं नहीं माना। तब पूजा के पिता गुस्से में बोले, आप लोगों ने हमें समझ क्या रखा है? अगर ये रिश्ता करना ही नहीं था तो बोला क्यों? अब हम बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? सारे कार्ड छप चुके हैं, इसलिए ये शादी होकर रहेगी। तब मैं गुस्से में बोला, मैं ये शादी बिल्कुल नहीं करने वाला, चाहे जो हो जाए। ये सुनकर मेरे पिताजी बात संभालते हुए बोले, देखिए समधी जी, ये तो पागल हो गया, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं पूजा के लिए इससे अच्छा रिश्ता ढूंढूंगा। ये सुनकर वो गुस्से में बोले, हम हमारी बेटियों के लिए कोई दूसरा रिश्ता ही ढूंढ लेंगे, आप अपने दोनों लड़कों के लिए कहीं और रिश्ता ढूंढो ना। ये सुनकर मेरे पिताजी घबराते हुए बोले, लड़कों के लिए? अरे ऐसा मत कीजिए समधी जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। एक तो हमारे महेंद्र की शादी कुंडली में दोष होने की वजह से पहले ही नहीं हो रही है, और अगर आप भी रिश्ता तोड़ दोगे तो उसका क्या होगा? पूजा के पिता भड़कते हुए बोले, अच्छा, अपने लड़के की पड़ी है और मेरी पूजा का क्या होगा ये आपने सोचा? शादी के इतने पास आकर शादी तोड़ने से कौन उसे ब्याहेगा? अगर शादी करनी ही नहीं थी तो पहले ही मना कर देते। अब इस समय सारी तैयारी होने के बाद तुम लोग बोल रहे हो। मेरे पिता गिड़गिड़ाते हुए बोले, अरे तेजपाल मना कर रहा है तो इसमें हम क्या करें? पूजा के पिता उठे और बोले, तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। भले ही दोनों लड़कियां कुंवारी बैठी रहे, लेकिन या तो अब दोनों की शादी आपके घर में होगी या एक की भी नहीं। ये बोलकर वो तो वहां से चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद मेरे पिता ने मुझे बहुत पीटा और कहा, बात साफ है, अगर तू मेरी बताई लड़की से शादी नहीं कर सकता तो तू इस घर में नहीं रह सकता। नहीं चाहिए मुझे ऐसी औलाद जो इतनी स्वार्थी हो, जो अपने परिवार से ज्यादा अपने बारे में सोचे। अब इसके आगे मैं कुछ ना बोल सका, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि इस घर में मेरे और ज्योति के रिश्ते को कोई भी नहीं स्वीकार करेगा। इसलिए मैंने अपने कपड़े और पैसे वगैरह लिए और उसी दिन घर छोड़ दिया। लेकिन ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैं एक दिन तो होटल में रहा और फिर अगले दिन मैंने किराए पर एक कमरा लिया और उसमें रहने लगा। अकेले रहना मेरे लिए उतना भी मुश्किल नहीं था। मुझे खाना ज्योति बनाकर दे देती थी और सिर पर छत भी थी ही। इसलिए अब मैं अकेले रहकर पैसे जोड़कर गृहस्थी का सामान जोड़ने की सोचने लगा। मैंने और ज्योति ने शादी करने का फैसला कर लिया था, लेकिन ये बात फिलहाल उसके पति को पता नहीं थी। मुझे बाहर रहते हुए मुश्किल से 5-7 दिन हुए होंगे कि एक दिन मेरा भाई महेंद्र मेरे पिता के साथ ज्योति के घर आ पहुंचा। वहां आकर उन्होंने ज्योति को खूब खरी खोटी सुनाई और ऐसा ऐसा कहा जिसे मैं बता भी नहीं सकता। अब ज्योति का वहां रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए ज्योति को वो घर छोड़ना पड़ा और अब मैं ज्योति और उसके दोनों बच्चे एक साथ रहने लगे। कुछ दिनों में हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली, जिसका पता मेरे घर वालों को जब चला तो मेरी माँ ने पिताजी को मुझे माफ करके घर पर बुलाने को कहा, लेकिन वो नहीं माने। हम दोनों अपने इस छोटे से संसार में काफी खुश थे। उसके दोनों बच्चे मुझे पापा बुलाते थे और मुझे ये काफी अच्छा लगता था। एक हिसाब से मेरी फैमिली कंप्लीट थी और मुझे ये भी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल मेरे पिता हमको अपना लेंगे। मैं बस अब उस समय का इंतजार करने लगा। हम दोनों अपने परिवार में खुश तो काफी थे, लेकिन धीरे धीरे करके मैं थोड़ा कमजोर होने लगा था। मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन मुझे कुछ खास असर नहीं हुआ। इन्हीं सब के कुछ दिन बाद देर रात मेरी नींद अचानक से खुली। जैसे ही मेरी नींद खुली तो मुझे कमरे की हवा में एक गाढ़ापन महसूस हुआ। मुझे वहां सांस लेने में काफी कठिनाई हो रही थी। दोनों बच्चे आराम से सो रहे थे, लेकिन ज्योति वहां नहीं थी। मुझे लगा ज्योति बाथरूम गई होगी, और चूंकि दोनों बच्चे आराम से सो रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि शायद मुझे ही बीमारी की वजह से थोड़ी परेशानी हो रही है। इसलिए मैं खुली हवा में सांस लेने थोड़ा बाहर आ गया। मैं अपने कमरे से बाहर निकला ही था कि मैंने जो देखा
उसे देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि ज्योति कमरे के बाजू में मौजूद रसोई के फर्श पर जमीन पर मोमबत्ती बनाकर बैठी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये ऐसे क्यों बैठी है। इसलिए ये जानने के लिए मैं धीरे से कमरे के बाहर आकर झांकने लगा। मैंने देखा कि ज्योति कोई अजीब सी गुड़िया को हाथ में पकड़े अजीब से मंत्र बुदबुदा रही थी, और जैसे जैसे वो ये मंत्र बुदबुदा रही थी वैसे वैसे मुझे काफी ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे शरीर से ऊर्जा खींचती जा रही हो। एक तो पहले ही मेरा दम घुट रहा था, ऊपर से ये घबराहट। कुछ ही देर में मुझे इतनी कमजोरी लगने लगी कि मैं खुद को संभाल न सका और वहीं दीवार से पीठ टिकाकर बैठ गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा था, लेकिन इस दौरान मेरे कानों में ज्योति के बोले जाने वाले मंत्र लगातार पड़ रहे थे। उन मंत्रों की आवाज से मुझे काफी ज्यादा परेशानी होने लगी थी, इसलिए मैं अपने कान पर हाथ रखकर उन आवाजों से बचने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में मेरी रही सही शक्ति भी खत्म हो गई और अब मेरी आंखों के आगे पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था, जिसकी वजह से मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने बिस्तर पर ही लेटा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर सच था या सपना। मैंने सोचा कि अगर ये सच होता तो मैं बाहर ही पड़ा होता, इसलिए मैं इसे नजरअंदाज कर काम पर जाने की तैयारी करने लगा। ज्योति का काम आसान करने के लिए मैंने बच्चों को स्कूल छोड़ा और फिर काम पर आ गया। मैं उस दिन शाम को जब काम से वापस आ रहा था तो मुझे मेरा भाई मिला, और हैरानी की बात यह थी कि वो मुझे पहचान ही नहीं रहा था। जब मैंने उससे कहा कि आप नाराजगी में अपने भाई को ही पहचानने से मना कर रहे हो, तब वो बोले, तेजपाल तू है क्या? ये तुझे अचानक से क्या हो गया? अच्छा खासा तो घर से गया था, लेकिन 8-10 महीने के अंदर ही तू इतना उम्रदराज कैसे लगने लगा, जबकि तू तो मुझसे छोटा था। मैंने कहा, बस आजकल कुछ तबीयत सही नहीं रहती, उस वजह से शरीर पर थोड़ा असर पड़ा है। वो बोला, थोड़ा असर? अरे तू 20-22 साल का है और 40 साल का लग रहा है। हमें तो लगा था कि जिस तरह से तू घर से लड़कर गया था तो तेरी पत्नी तेरा बहुत ख्याल रखती होगी, लेकिन यहां तो उसने तेरा क्या हाल कर दिया। मैंने कहा, अब इसमें किसी का क्या दोष, बीमारी जब आनी होगी तब आएगी, इसलिए ये छोड़ो और आपकी बताओ शादी हुई? ये सुनकर उनके चेहरे पर निराशा आ गई और वे बोले, कहाँ, मुश्किल से एक जगह रिश्ता हुआ था, वो भी टूट गया, और अब जहां शादी की बात करने जाते हैं तो उन्हें पहले ही पता चल चुका होता है कि हम रिश्ता पक्का करके शादी से मुकर गए थे, इसलिए बात बनने से पहले खराब हो जाती है। और अब तो माँ ने मेरी शादी की उम्मीद भी छोड़ दी है। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही अकेले जिंदगी काट लेंगे, चल तू अपना ख्याल रख, बोलकर महेंद्र वहां से चला गया। उसकी बात सुनकर मुझे सच में काफी बुरा लगा कि मेरी वजह से उसकी जिंदगी खराब हो गई, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं उसकी वजह से अपनी जिंदगी तो खराब नहीं कर सकता था ना। खैर, मैं यह सब भूलकर घर की ओर बढ़ गया। जब मैं अपने एरिया की गली में पहुंचा तब मैंने एक हैरान कर देने वाली चीज देखी, और वो ये कि ज्योति किसी आदमी की बाइक से घर से कुछ दूरी पर उतर रही थी। उसने उससे मुस्कुराते हुए कुछ कहा और फिर वो घर की ओर बढ़ गई। ये सब देखकर मुझे काफी गुस्सा आया और मैं ज्योति और उस आदमी को गुस्से में घूरने लगा। उस आदमी की नजर मुझसे टकराई और फिर वो मुझे नजरअंदाज कर वहां से चला गया। मैं गुस्से में पैर पटकते हुए घर आया और गुस्से में ज्योति को आवाज दी, ज्योति, ज्योति, बाहर आओ तुम। ये सुनकर ज्योति अंदर के कमरे से बाहर आई और बोली, आ गए आप, आइए बैठिए, मैं पानी लाती हूं। बोलकर वो जाने लगी, लेकिन तभी मैंने उसका हाथ पकड़कर रोका और कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस आदमी के साथ क्या कर रही थी। ये सुनकर वो सकपकाते हुए बोली, कौन सा आदमी? आप किसके बारे में बात कर रहे हो? मैं गुस्से में लगभग चीखते हुए बोला, ज्यादा बनो मत, तुम समझी। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें उस आदमी की बाइक से उतरते हुए देखा था। ये सुनकर वो एकदम चुप हो गई, क्योंकि उसकी चोरी जो पकड़ी गई थी।
अब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि ज्योति के लिए मैंने अपने परिवार से तक बगावत कर दी थी और अब उसे इस तरह से देखकर मेरे दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन फिर भी मैं इन सबको भूलकर ज्योति के आगे गिड़गिड़ाते हुए बोला, देखो, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे धोखा मत दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अपना रिश्ता बचाने के लिए उससे माफी तक मांग रहा था, लेकिन वो फिर भी मुझसे एक शब्द तक नहीं बोली। ये देखकर मुझे काफी गुस्सा आया और मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। मैं गुस्से में बिल्कुल पागल हो गया था और मुझे ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसका अंजाम मुझे भुगतना पड़ा। अगले ही दिन ज्योति ने मेरे ऊपर पुलिस कंप्लेन कर दी और फिर पुलिस मुझे उठाकर ले गई। उन्होंने मुझे बहुत मारा और फिर अगले ही दिन ज्योति ने अपना केस वापस ले लिया। मैं वापस घर आ गया था, लेकिन मार की वजह से मेरा अंग अंग दर्द हो रहा था। मैं घर पर आकर लेटा ही था कि तभी ज्योति मुझसे बोली, देखो, अपने काम से काम रखो समझे, वरना अंजाम काफी बुरा होगा। मुझे रोकने या टोकने की कोशिश मत करना। आज ज्योति का ये रूप देखकर मुझे अपने फैसले पर काफी पछतावा हो रहा था, लेकिन मैं कैसे भी करके अपने टूटते घर को बचाना चाहता था, इसीलिए मैंने एक आखिरी कोशिश करने की सोची। अगले दिन ज्योति सज धज कर घर से बाहर निकली। मुझे पता चल चुका था कि ये किससे मिलने जाने वाली है और मैंने उसका पीछा किया। यहां जैसा कि मुझे शक था, ज्योति उसी आदमी से मिलने गई थी। मैंने उसकी सारी गतिविधियों पर नजर रखी। यहां पर एक बात काफी हैरानी की थी, वो ये कि ज्योति उस आदमी के लिए भी वैसे ही खाना बनाकर ला रही थी जैसे कि मेरे लिए लाती थी। अब मुझे ज्योति का यूं बार बार कुछ बनाकर लाना कुछ कुछ समझ आने लगा था। इसी दौरान मैंने सोच लिया, मैं उस आदमी के सामने जाकर उसे सारी सच्चाई बता दूंगा। ये सोचकर मैं उनके सामने गया। मुझे देखते ही जहां ज्योति थोड़ा असहज हुई, वहीं वो आदमी बोला, हाँ जी, कौन हो आप और क्या चाहिए? मैंने कहा, तुम अगर अपना भला चाहते हो तो इस लड़की से दूर हो जाओ, ये सही औरत नहीं है। ये सुनकर उस आदमी को इतना गुस्सा आया और वो मुझे मारने लगा। वो इतना हट्टा कट्टा मुस्टंडा था और मैं एक कमजोर। उसने मुझे बहुत मारा। इस दौरान मेरी नजर ज्योति के चेहरे की ओर गई। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। कुछ देर बाद वो मुझे बचाते हुए बोली, छोड़ दो, इसे कहीं मर ना जाए, हम ही यहां से चलते हैं। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में बोला, तू इसके बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था और इसी ने आज तेरी जान बचाई है, वरना आज मैं तुझे जान से मार देता। एहसान मान इसका। ये सुनकर मुझे गुस्सा तो काफी आया, लेकिन मैं कुछ बोलकर और पिटना नहीं चाहता था। मैंने ज्योति को एक नजर गुस्से में घूरा और फिर वहां से चला गया। आज मुझे एहसास हो रहा था कि शादी से पहले उस आदमी ने मुझे क्यों रोका। हो ना हो वो भी ज्योति का शिकार ही था। खैर, मैं घर आ गया और अब मेरे दिल में बची खुची उम्मीद भी जवाब देने लगी थी। ज्योति ने बहुत खतरनाक छल मेरे साथ किया। मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर अब मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल रही है। अब मुझे मेरे घर वालों की याद आने लगी थी। मेरी दिन ब दिन बिगड़ती तबीयत और ज्योति के इस बर्ताव ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी और अब तो मैं इतना कमजोर हो गया था कि मैं काम पर भी नहीं जा पा रहा था। घर पर रहने के दौरान एक दिन मैंने देखा कि ज्योति खाना बनाने के दौरान कुछ अजीब से मंत्र बुदबुदा रही है। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा और अब मैं जब वो खाना बनाती उसे हर बार छिपके देखता। वो हर बार कुछ मंत्र पढ़ते हुए खाना बनाती थी। मुझे उससे डर लगने लगा था। अब मुझे लगने लगा था कि मेरे इस तरह से बीमार रहने का कारण कहीं ज्योति ही तो नहीं। इस डर की वजह से मैंने घर पर खाना खाना छोड़ दिया और बाहर से खाने लगा। लेकिन मैं कमा नहीं रहा था और घर के खर्चे तो हो ही रहे थे, इसीलिए मेरी जमा पूंजी धीरे धीरे करके खत्म होने लगी थी। इन्हीं सब के दौरान एक दिन ज्योति अपने बच्चों को लेकर घर से हमेशा के लिए चली गई। मैं काफी ज्यादा परेशान रहने लगा। मैं ज्योति की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। बीमार तो मैं था ही, लेकिन अब पीना भी शुरू कर दिया। इन सब की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा।
मैंने कई बार ज्योति को फोन करके उसे वापस बुलाने के लिए बहुत मिन्नतें की, लेकिन वो नहीं मानी और अब मैं बिल्कुल अकेला था। कुछ दिनों बाद जब मैं शराब पीकर कहीं गिर गया था, तो जब मेरी आंखें खुली तो मैंने पाया कि मैं मेरे घर पर था और मेरी माँ मेरे पास बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। आज मैं उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि कभी मैं अपने परिवार को छोड़कर गया था और आज मेरा वही परिवार मेरे साथ खड़ा था। मैंने उनसे माफी मांगी। मेरी माँ और भाई ने तो मुझे माफ कर दिया, लेकिन मेरे पिताजी अब भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। लेकिन मैंने उनकी आंखों में मेरे लिए मैंने चिंता देखी थी। अब मैं वापस अपने माता पिता के साथ रहने लगा था, लेकिन मैं अब भी बीमार ही था। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था, जो मैं ठीक ही नहीं हो रहा था। ये सब देखकर मेरे माता पिता काफी घबरा गए और कुछ दिन बाद एक बाबा को लेकर वो लोग घर आए। उन्होंने मुझे नहाकर आने के लिए कहा और फिर मेरे नहाते ही उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर आंखें मूंदकर कुछ अजीब से मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा, इस लड़के के ऊपर एक जिन्न का साया है और तंत्र शक्तियों के असर की वजह से वो जिन्न धीरे धीरे करके इसकी उम्र खींचकर किसी और को दे रहा था। ये सुनकर मुझे सब कुछ साफ साफ समझ आने लगा। ज्योति, वो जो अजीब से मंत्र पढ़ती थी, उसकी वजह से ही मेरे साथ ये हो रहा था। वो मेरी उम्र चुरा रही थी और अब मेरी उम्र लेने के बाद ये उस दूसरे आदमी के साथ भी यही कर रही है। खैर, यहाँ मेरे माता पिता काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने उन बाबा से मेरे ऊपर से ये सब हटाने के लिए कहा। तब वो बाबा बोले, देखो, ये काफी लंबे समय तक इस माया जाल में रह चुका है, इसलिए ये हटाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। एक खास अनुष्ठान करना पड़ेगा और उसके लिए आपको 1 लाख रुपया खर्च करना पड़ेगा। उस जिन को तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन फिर वो आप में से किसी के ऊपर आ सकता है, इसलिए सबसे पहले एक पात्र भी सिद्ध करना पड़ेगा। ये सुनकर मेरे घर वाले मान गए, क्योंकि औलाद से बढ़कर पैसा नहीं होता। आज ये सब देखकर मुझे इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि मैं आपको शब्दों में बता नहीं सकता। खैर, अगले ही दिन मेरे माता पिता ने उस बाबा को 1 लाख रुपए दे दिए और फिर अगले ही दिन वो एक मिट्टी के घड़े को अजीब से मंत्रों से सिद्ध करने लगे। लगभग 1 सप्ताह बाद वो बाबा वो पात्र लेकर घर आए और फिर उस पात्र को मेरे सामने रखकर मुझे उस पात्र के साथ किसी सफेद पाउडर से बने गोल घेरे में बैठा दिया। उसके बाद उन्होंने अजीब से मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया, जिसका मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। खैर, जैसे जैसे उन मंत्रों का उच्चारण बढ़ता जा रहा था, मुझे काफी हल्का लगने लगा था। आज मुझे एहसास होने लगा था कि मेरा शरीर कितना ज्यादा भारी सा हो गया था, जैसे मानो कितना बोझ हो मेरे ऊपर। कुछ देर बाद उन्होंने मेरे माथे पर टीका लगाया और मेरे हाथ पर एक धागा बांधते हुए कहा, उस जिन्न को तो मैंने उतार दिया है, लेकिन अब भी खतरा टला नहीं है। ये धागा कम से कम 1 महीने तक उतरना नहीं चाहिए। और हाँ, इसी के साथ ही किसी भी तरह का कोई तामसिक काम मत करना, वरना इस धागे की शक्ति खत्म हो जाएगी। और साफ सफाई का उचित ख्याल रखना। उसके बाद हम सब ने बाबा के पैर छुए और वो वहां से चले गए। अब मेरा दिमाग भी ढंग से काम करने लगा था और मुझे पता चल चुका था कि ज्योति अब जिसके साथ रह रही है, उसके साथ भी वो यही करने वाली है। मैं नहीं चाहता था कि कोई और भी ज्योति का ऐसे ही शिकार हो, इसलिए मैं उस लड़के से मिला और उसे सारी बात बताई। अब जैसा कि मुझे शक था वही हुआ। उसे मेरी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। अब इसमें मैं क्या ही कर सकता था। जब सामने वाला ही समझने को तैयार ना हो, वैसे भी ज्योति अपनी बातों का असर ऐसा डालती है कि कोई भी उसे छोड़कर दूसरों को ही गलत समझेगा। इसलिए मैंने भी उसे ज्यादा समझाने में अपना समय खराब नहीं किया, क्योंकि मुझे ज्योति से डर लग रहा था कि अगर उसे पता चला तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करे। इसलिए मैं वापस अपना सामान्य जीवन जीने की कोशिश करने लगा। मैं अपने परिवार का आभारी हूं, जो इस मुसीबत की घड़ी में सदा मेरे साथ बने रहे। मैं और महेंद्र भी पहले की तरह साथ ही रहते हैं, लेकिन हमारी शादी नहीं हो रही है। वहीं जिस रिश्ते को मैंने ठुकराया था, उनकी शादियां हो चुकी हैं और वो अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी हैं।
मैं भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज भी मैं ये सोचकर दहल जाता हूं कि अगर समय रहते मेरे घर वालों ने मुझे उस बाबा को नहीं दिखाया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। साथियों, तेजपाल की स्टोरी से हमें यही जानने को मिला कि हमें कभी भी अपने घर वालों के विरोध में नहीं जाना चाहिए। हमारे अपने माता पिता ही दुनिया में अकेले इंसान है जो हमारी भलाई के लिए सोचते हैं, वरना पूरी दुनिया में सबके सब अपने मतलब के लिए हमसे बातचीत करते हैं। अगर माँ बाप हमारे लिए कोई फैसला ले रहे हैं तो उसमें हमारे लिए कोई भलाई ही छुपी हुई है, क्योंकि केवल वही है जो हमारे लिए भलाई सोच सकते हैं। अगर तेजपाल ने उस वक्त अपने माँ बाप की बातें मान ली होती तो आज उसकी इतनी बुरी हालत नहीं होती। हालांकि आज उसके शरीर की स्थिति पहले से तो बेहतर हो चुकी है, लेकिन उसकी उम्र काफी कम हो चुकी है। और देखो, आखिर में उसके घर वाले ही उसके काम आए। जिन घर वालों को ठुकरा कर वो एक अनजान लड़की के साथ अपने जीवन को दांव पर लगा चुका था, आखिर में उन्हीं घर वालों ने उसको इस स्थिति से बाहर निकाला। तो साथियों, मैं जानता हूं आपको ये स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी और बहुत कम साथी शायद ऐसे रहे हैं जो अब तक भी स्टोरी से जुड़े हुए हैं और उसको पूरा सुन रहे हैं, वरना लगभग तो सभी लोग बीच में से ही स्टोरी को छोड़कर निकल जाते हैं। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का और वहां पर मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अब मैं अपने कुछ फ्रेंड्स के नाम बोल देता हूं: राजकुमार खड़िया, राजकिशोर मंडल बिहार, शिवम यूपी, नेहा मलिक सोनीपत, मुन्ना पांडे आजमगढ़, पूजा गुरनानी अजमेर, अमन पप्रिया सुंदर नागरी दिल्ली, विकास शर्मा जम्मू। चलिए मिलता हूं आपसे अगले एक नए अनुभव के साथ।